निकाय सभी जनजाति संगठित रहे, राजनीतिक पार्टियों से परे हटकर समाज सेवा को जीत सके तो सितारों भरा आकाश बनकर जी। ध्वनि के साथ में स्वागत करेंगे। करतल ध्वनि के साथ में जोरदार स्वागत कीजिएगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हमारे बीच में विराजमान है विधायक महोदया प्रीति शक्तावत जी का स्वागत कर रही हैं जी। रजनी रावत जी के मुख्य मेहमान राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में मेहमानों की कड़ी में विराजे हुए सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब, हमारे उदयपुर के आदरणीय सांसद अर्जुन लाल जी मीणा साहब, हमारे टीएडी मिनिस्टर राजस्थान सरकार के आदरणीय अर्जुन सिंह जी बामणिया, हमारे शिवजी राम जी मीणा साहब, टीसी भगोरा साहब, एचके डामोर साहब, टीसी डामोर साहब, और हमारे सबके आदरणीय नेता ताराचंद जी भगोरा साहब, पूर्व सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा, हमारे मंच पर आसीन मांगीलाल जी ग्रासिया, पूर्व मंत्री महोदय, हमारे आयोग के सदस्य आदरणीय ताराचंद जी मीणा साहब के भाई, और मंच पर आसीन हमारे सभी मेहमान, हमारे पुखराज जी पारासर साहब, राजस्थान सरकार में मंत्री का ओहदा भी है, और संस्था के अध्यक्ष जी पीएल डिंडोर साहब, हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब, हमारे भट्ट साहब, हमारे टीएसी मेंबर भाई लक्ष्मीनारायण जी पंड्या जी, हमारे दिव्यानी जी, हमारे विवेक कटारा जी, और यहाँ उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय जिला के अध्यक्ष जी लाल सिंह जी जाला साहब, और पंकज जी, गोपाल जी, और बहुत नाम ले सकता हूँ पर समय बचाने के लिए मैं आदरणीय सभी उपस्थित मेहमानों और पूरे हमारे अंचल से 8 जिलों से यहाँ भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद से आए हुए हमारे सभी अतिथि और सभी शिक्षक गौरव जिनको हम कहते हैं, शिक्षक जिनको सम्मानित कर रहे हैं, हम सभी समाजों के और हमारे जनजाति के बालक और बालिकाएं जो आज हम विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये सभी 80% से 98% तक के बच्चे और बच्चियां यहाँ बैठे हैं। ये हमें इस बात की तसल्ली है कि जब ये पौधा लगाया था तब आप मुख्यमंत्री थे और आपके हाथ से ही हमने एक आदिवासी महासभा का भवन था उसके आगे टेंट खींच के सड़क पे शुरुआत की थी, और आज उस रोज आप मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे, मुख्यमंत्री के रूप में, और आज हमारा ये एक तरह से वट वृक्ष बन गया है, फलदार पौधा बन गया, फलदार पेड़ बन गया है, आम का पेड़ बना है एक तरह से। तो निश्चित तौर पे हमें इस बात की तसल्ली है कि समाज लसाड़िया जैसी जगह थी, लसाड़िया के सरपंच प्रधान भी थे हमारे बीच में, कन्यालाल जी हैं कि नहीं है प्रधान, और वहाँ मात्र 3 बच्चियां 65% वाली आई थी पहले 7-8 साल पहले, और आज वहाँ अगर हम ढूंढने जाते हैं तो कम से कम 10-20 बच्चियां ऐसी हैं जो 75% से ज़्यादा अंक वाली हैं। तो निश्चित तौर पे सम्मानित शिक्षक साथी और सम्मानित होने वाले सभी साथियों, आज के इस मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे जनजाति व्यक्तियों के लिए इतना समय निकाल कर पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं छोटी सी 2 बातें कह के मेरी बात को विराम दे रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
आपके निर्देश और आपके आदेश से जब जनजाति विभाग का मुझे कार्यभार करने का मौका मिला, सबसे महत्वपूर्ण आदेश आपका ये हुआ कि जयपुर के अंदर 11 मंजिला भवन बना के यहाँ के जो युवा जो आरएस की कोचिंग लेना चाहते हैं उनके लिए जो भवन आपने 18.5 करोड़ का बनवाया है, उसके लिए मैं आप टीएसपी जनता की ओर से और युवाओं की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और आप सब साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो साथी, जो हमारे युवा जिन्होंने प्री पास कर लिए, चाहे आईएएस में, आरएस में, हम कल ही उनको वहां एडमिशन देने की स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 अगस्त को उस भवन का लोकार्पण किया है। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे टीएसपी एरिया का कोई भी शिक्षक साथी 2nd ग्रेड का वहां वार्डन के तौर पे आज कल हमारे को जब भी एप्लीकेशन दे, हम उनको वहां रखना चाहते हैं ताकि यहाँ का टीएसपी का वो युवा उस कोचिंग सेंटर में जा करके अपनी कोचिंग ले सके और कोचिंग के साथ साथ यहाँ का नाम रोशन कर सके। ये निवेदन आपसे करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उसके साथ साथ पहली बार हमने कोटा के अंदर लड़कियों का हॉस्टल भी शुरू किया जो जेई और नीट की एग्जाम की तैयारी करे। यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की बच्चियां नहीं जाती है, उसके लिए भी हमने कोटा के अंदर अभी भी हमारा हॉस्टल चालू है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमने यहाँ 200 बच्चों का फाउंडेशन कोर्स भी हमारा चालू है। और फाउंडेशन कोर्स में भी हमारे यहाँ के जो 10th पास बच्चे जिनका कंपटीशन, जिनका मेरिट अच्छी है, उनको हम 200 बच्चों की कोचिंग दिला रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2 तारीख को फिर हर साल की भांति जो बच्चे इस टीएसपी एरिया के नीट, जेई और अच्छा परसेंटेज बना के आगे आए हैं, उन बच्चों के लिए हमने 2 तारीख को डूंगरपुर के अंदर सम्मान समारोह रखा है। और उसके साथ साथ पुनः मैं निवेदन कर रहा हूं, अनुप्रति योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने लागू की है। अनुप्रति योजना के अंदर टीएसपी और जनजाति के 3200 बालकों का लाभ मिल रहा है और वो 3200 बालक हमारी कोचिंग के लिए तैयार है। मैं उसके साथ साथ दूसरा निवेदन करना चाहूं कि आपके कार्यकाल में बजट सत्र आने वाला है। मैं चाहता हूं कि कुछ नहीं, हमारे यहाँ से 20 लड़के को दिल्ली के अंदर आईएएस की तैयारी का आप आदेश कर दें ताकि यहाँ का बेटा दिल्ली के अंदर आईएएस की तैयारी करे। ये मेरी मांग है। उसके साथ साथ मैं लंबी बात नहीं करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा विभाग में उन बच्चों को आपने दूध देने का काम किया है। उन बच्चों को पहली से लगा के 8वीं तक, तो हमारे यहाँ भी एक माँ बाड़ी सेंटर चलता है जिसमें 1st से लगाकर 4th तक की क्लासें हैं। आपका बजट सत्र आने वाला है, उनको भी दूध दिलाएं, ये मेरी आपसे मांग है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस संस्थान के इस कार्यक्रम में केंद्रीय सर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो विषय है वो मानगढ़ धाम है। मुझे याद है 1 नवंबर को मानगढ़ धाम पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उस समय आप भी मुख्य अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सारे संभाग के आदिवासी नेता, सारे संभाग के मुखबिर, सारे मेट, कोतवाल और सब जनता वहां उपस्थित थी। और आपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा था कि ये जो मानगढ़ धाम है ये आदिवासी योद्धाओं का जो शहादत, जिन्होंने 1500 से अधिक जो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुए, इससे ज्यादा भी आदिवासियों ने वहां शहादत आजादी की लड़ाई में दी है। उन शहादत स्थान को राष्ट्रीय गौरव का दर्जा मिले, ये आपने भी मांग की है। समय समय पे लोकसभा में माननीय कटारा साहब, कनकमल जी, हम और सभी जनप्रतिनिधि इस बात को उठाते रहे हैं।
और माननीय प्रधानमंत्री जी के भी ध्यान में है कि आने वाले समय में जब वो घोषणा करेंगे एक राष्ट्रीय स्मारक बने। ये हमारे आदिवासी भाइयों के लिए एक बहुत ही एक प्रेरणा स्रोत स्थान बनेगा। हम सभी को याद है, अभी माननीय मेरे बड़े भाई साहब ने कहा था कि जब से टीएसपी क्षेत्र लागू हुआ है, माननीय बेरू सिंह जी शेखावत हो, माननीय वसुंधरा जी हो और अशोक जी गहलोत साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तब तक सभी विगत सरकारों ने जब 2007 में और 2016 में जो अधिसूचना जारी हुई थी, इसमें राज्य सरकार के अनुसूचित क्षेत्र को आरक्षण दिया है। कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी आरक्षण लाभ दिए हैं, लेकिन यह लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य सेवाओं को छोड़कर दिया गया है। तो हमारे सभी मंच की मांग है कि राज्य सेवाओं में इस आरक्षण को दिया जाए। मैं ज्यादा रेसिडेंशियल एकलव्य मॉडल खुले हैं, जिसमें एक झाड़ोल में है, एक सलूम्बर में है, एक खेड़वाला में है, एक दरियावद में है, एक लसाड़िया में है और एक गोगुंदा में है। इस तरह से ये आवासीय विद्यालय खुले हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, बाकी जो खंड बच गए हैं आदिवासी क्षेत्र के, उनका प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से आप अगर भिजवाएंगे तो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी से कह के, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कह के और भी क्षेत्र में रेजिडेंशियल आवासीय विद्यालय एकलव्य मॉडल विद्यालय खोलने का प्रयास किया जाएगा। अंत में एक कविता के 2 शब्द डॉक्टर तनुजा बोल रही हैं जो इस उड़ान के बारे में है। आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले। रघु मीणा जी, सांसद अर्जुन मीणा जी, हमारे मंत्री अर्जुन बामनिया जी, मेंबर पार्लियामेंट डूंगरपुर कनकमल कटारा जी, ताजन भगोरा जी, हमारे वरिष्ठ नेता मंगीलाल गरासिया जी, बहन प्रीति सत्तावा जी, भूपेश जी, सैजन कटारा जी, बसंत देवी मीणा जी, विवेक कटारा जी, HK डामोर साहब, TC डामोर साहब, पन्नालाल मीणा, लाल सिंह झाला साहब, सूर्यराम मीणा जी, राजेंद्र भट्ट जी, ताजन मीणा जी और तमाम प्रतिभावान विद्यार्थी, शिक्षक व मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि 10वें अंचल स्तरीय आदिवासी प्रतिभा सम्मान व शिक्षक गौरव समारोह के अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। जैसा रघु मीणा जी ने कहा कि 10 साल पहले शुरुआत ही मेरे वक्त में हुई थी, मेरे द्वारा हुई थी। कई स्पर्धा बनती है, शुरुआत होती है, पर आगे बढ़ती नहीं, कहीं रुक जाती है। 10 साल का सफर तय करते करते आज ये हॉल खचाखच भरा हुआ है कि हमारे नौजवान साथी खड़े हैं पीछे। इस बात का प्रतीक है कि आप लोग इस संस्थान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उसके लिए रघु मीणा जी का, तमाम के साथियों का बहुत बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कारवा जो है आपका, ये आगे आगे चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा और आदिवासियों के भविष्य के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करने में कामयाब होगा। आप पे निर्भर है, आप पे निर्भर है। 10 साल पहले आप में कई नौजवान होंगे, उस वक्त जो सीनियर्स थे उन्होंने भूमिका अदा करी, कई नई पीढ़ी के नौजवान आगे आए, उनको कई योजनाओं का लाभ मिला, सरकारी योजनाओं का। तो संगठन जो बनता है, सरकार के सामने मांगे रखी जाती है, तो सरकार की तरफ से अवश्य कार्रवाई होती है। बहुत लंबी फहरिस्त है कि आवासीय विद्यालय हो या मॉडल विद्यालय हो, मैं समझता हूँ छात्रावास हो, माहवारी केंद्र हो, सारे प्रस्ताव जो आते सरकार के पास में,
मैं समझता हूँ कि सरकार आगे बढ़ कर के हमेशा प्रयास किया है कैसे आदिवासी अंचल के नौजवान, नई पीढ़ी, छात्र, युवा, उनको अवसर मिले आगे बढ़ने का। कई योजनाएं हम खुद चला के लाए। अनुपति योजना है, किसी ने मांग नहीं करी थी। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति कोचिंग की फीस दे नहीं सकता, तो आज करीब 20,000 छात्रों को हम लोग फ्री कोचिंग करवा रहे हैं राजस्थान के अंदर। उसमें आदिवासी बच्चे भी काफी ज्यादा संख्या में अच्छे लगे, मुझे संख्या देख अच्छा लगा। विदेश तक मैं आपकी जानकारी लेकर आना चाहूंगा। विदेश में कोई जाना चाहे तो प्रतिवर्ष 200 बच्चों को हम लोग, जो किसी भी मुल्क में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कई बच्चे जाते हैं, फीस बहुत ज़्यादा होती है तो जा नहीं पाते हैं। तो हमने रास्ता निकाला है, जो आदिवासी है, दलित है, बीपीएल के लोग हैं, या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको हम लोग पूरी फीस, आने जाने का, हवाई जहाज का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, हॉस्टल के अंदर, विदेश के अंदर, सब कुछ सरकार दे रही है। सवाल ये है, जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, सवाल ये, अगर हम जानकारी नहीं रखेंगे योजनाओं की, तो उसका लाभ ना तो हम खुद उठा पाएंगे और ना हम अपने गांव में उस व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे जो जानकारी के अभाव में उस स्कीम का लाभ उठा नहीं पाता है। इसलिए जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ जो हमारी योजनाएं हैं वो एक से बढ़ के एक है। पूरे देश के अंदर मेरे ख्याल से योजना जो हमने बनाई है, उसमें 5-6 योजना ऐसी है जो देश में कहीं नहीं चल रही है। उसमें चिरंजीवी भी है, जो मेडिकल हेल्थ के लिए वरदान है। 10 लाख का बीमा हर परिवार का कर दिया गया है। अब हाथ खड़े करके बताओ कितने लोगों को जानकारी इसकी है? अब हाथ खड़े करो, जब जानकारी नहीं हो हाथ खड़े करो। कोई नहीं कह रहा, एक कह रहा, एक ईमानदारी वो बढ़ती रहा। देखो जानकारी क्यों नहीं होगी, पर ईमानदारी उसे एक ने बढ़ती। तो मेरा मतलब ये है कि हर इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इतना बड़ा काम सरकार ने किया। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं गया हूँ सादड़ी जाके आया हूँ। रास्ते में लोग मिले, मुझे खड़े थे चौराहे पे, मैं रुक गया, मैं आपको उनके मिले, क्या खुश थे साहब। मेरे स्टंट लग गया, 2 लाख का खर्चा था, 1 पैसा नहीं लगा मेरे। कोई के किडनी मेरी ट्रांसप्लांट हो गई, 8 लाख रुपये मेरे बच गए। पूरा खर्चा मेडिकल का, स्वास्थ्य का, पहले सर्दी जुकाम में 200-400 रुपये खर्च हो जाते थे, डॉक्टर दवाएं लिख देते थे। पूरा फ्री है आपके लिए, इलाज पूरा फ्री है राजस्थान का। ऊपर से 10 लाख के अलावा भी 4 लाख खर्च कर दिए, 10 लाख में 6 लाख बचे हैं। और घर में तकलीफ आ गई, मान लो किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ रही, लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, आपका आश्चर्य होगा उसमें 10, 12, 15 लाख खर्च होते हैं। 6 लाख बचे रहेंगे आपके आगे के लिए, कोई तकलीफ नहीं आए परिवार में। और किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बच्चे छोटे होते हैं आजकल, वो सुनते नहीं है, तो उनकी मशीन ऑपरेशन होने लग गए, सुनने लग जाते हैं, 8-10 लाख खर्चा होता है। वो आपको खर्चा सरकार 6 लाख बच्चे रहेंगे अलग से दे रही है उस परिवार को। हिंदुस्तान में नहीं, शायद दुनिया के मुल्कों में कहीं ऐसा नहीं होगा जो हमने गारंटी दी आप लोगों को। स्वास्थ्य का बिल लेके आया है असेंबली के अंदर कि भाई, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने अधिकार दिया था, नरेगा का अधिकार दिया। सबसे पहले बांसवाड़ा डूंगरपुर में योजना लागू हुई थी। नरेगा पहले कितनी तकलीफ होती थी, 100 दिन गारंटी मिलने लग गई। फूड सिक्योरिटी का अधिकार दिया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, हम तो 1 रुपये किलो दे रहे हैं। वो भी अभी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के बाद में फ्री किया है। तो ये जो अधिकार दिया गया है,
उसी प्रकार के हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले देश के अंदर। हमने प्रधानमंत्री जी रिक्वेस्ट करी है मोदी जी से, पूरे देश में आप कम से कम स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं, क्योंकि लोगों के घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं इलाज करवाने के लिए, बहुत महंगे इलाज होते हैं। हमारे यहाँ परंपरा, माँ बाप चाहे वो 70 साल के 80 साल के भी हैं, डॉक्टर कह रहा बचेंगे नहीं है, तब भी हम क्या करते हैं, कहीं से उधार लेके पे आएंगे, गिरवी रखेंगे गहने, कुछ भी करेंगे, पर माँ बाप का इलाज फिर भी करवाएंगे, 1-2 लाख खर्च करेंगे, चाहे वो मर जाए बाद में। ये हमारे अच्छे संस्कार हैं। अब हमने क्या किया है, सबका फ्री कर दिया, तो कम से कम जो है 2 लाख जो है, 2 लाख परिवार 200 करोड़ रुपए क्या भैया खर्च हो गई हूँ रात, ये आपके 200 करोड़ रुपए अभी तक आपके यहाँ पर परिवारों का जो खर्चा हुआ है। 28 लाख परिवार राजस्थान में है, जिसमें 2 लाख आपके उदयपुर के अंदर है। उदयपुर कलेक्टर साहब बता रहे मुझे कि 2 लाख तो आपके उदयपुर के हैं, जिनको अभी तक लाभ मिल गया। पूरे राजस्थान में 28 लाख परिवार है। 28 लाख परिवारों का खर्च बताइए आप, अभी तक उनका इलाज फ्री होगा। 28 लाख परिवारों का कितना बड़ा फायदा हो गया। तो कहने का मतलब ये है, स्कीमें बहुत बनाई हमने, उसको आप जो है जानकारी प्राप्त रखें। डीपीआर के लेटर छपते रहते हैं, विज्ञापन आते रहते हैं, और उन स्कीमों को गरीब तक पहुंचाए। तभी आप तो यहाँ तक आ गए, उदयपुर में आ गए, आप सम्मानित हो रहे हैं मान लो, पर कई ऐसे परिवार हैं जो जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं उठा पाते। वहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, और सरकार इसमें कितने खर्चा हो हम खर्च करेंगे, पर महंगाई के ज़माने के अंदर महंगाई की मार कम कैसे हो, ये मेरा प्रयास है। क्योंकि हर परिवार में महिलाएं बैठी है, हमारी बहन बैठी है, इनकी कमर टूट गई, इतनी महंगाई है, क्या क्या सामान खरीदे, तेल है, दालें है, कुछ जो चीज़ें खरीदो महंगाई बहुत ज़्यादा। तभी हमने कहा है कि हम ऐसे परिवारों के लिए गैस सिलेंडर जो है, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लागू करी थी, पर गैस सिलेंडर में बहुत महंगा हो गया, 1040 रुपये हो गया। 1040 कोई भर नहीं सकता, तो मैंने कहा मैं 500 रुपये में दूंगा, एक पेट से गैस सिलेंडर दूंगा। कर्जा माफ हमने पहले किया, सरकार बनते ही करीब 22 लाख लोगों का कर्जा माफ उस वक्त हुआ था। जो हमने कहा है वो करके दिखाया है, ये आप सबकी जानकारी के अंदर। और तो किसानों को हम लोग 1000 रुपये देने लग गए हैं प्रति माह। तो आपको मालूम है 8 लाख किसानों का बिल जीरो आ रहा है, बिजली का बिल जीरो आने लग गया कुओं के अंदर। और 50 यूनिट मैंने फ्री कर दी, उसमें करीब 38 लाख लोगों का बिल जीरो आ रहा है। तो कुल 46 लाख ऐसे लोग हैं राजस्थान में बिजली का बिल आता ही नहीं, उनके खत्म हो गया। बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निसर्गहीनों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं। 1 करोड़ लोग पेंशन दे रहे हैं हम लोग राजस्थान के अंदर। तो कहने का मतलब यह है, उड़ान योजना की मुझे किताब दी गई, अभी आपके सामने हुआ उड़ान। आपकी उड़ान से मुझे मेरी उड़ान याद आ गई। मैंने स्कीम निकाली उड़ान के लिए, महिलाओं के लिए। आपने सुना होगा, सुना है? हाथ खड़े करो, कितने मालूम उड़ान क्या है? बहुत कम है, 20-25 लोगों ने हाथ खड़े किए। क्योंकि ये संकोच की बात है। संकोच होता घर के अंदर, मैं ही बचपन में देखता था, माँ ही संकोच करती थी। ये माहवारी जो प्रकृति की देन है, दुनिया भर के अंदर महिलाओं को माहवारी होती है। जमाना बदल गया है, हम लोग नई शताब्दी में हैं। गरीब महिला गांव की, पैसे वाले तो क्या होता है, उनका अच्छे वो मिलते हैं नैपकिन, इन्फेक्शन नहीं होता, बीमार नहीं पड़ती हो। और हमारी महिला बहन बेटी जो होती है, वो नैपकिन काम ले नहीं सकती, पैसा नहीं होता है, तो कपड़े काम लेती है, रुई काम लेती है, वो गंदे भी होते हैं, इन्फेक्शन होता है, कई महिलाओं को बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं।
कई महिलाओं को कैंसर हो जाते हैं, कई महिलाएं बीमार पड़ जाती है, कई महिलाएं घूंघट में रहती है, वो कहती नहीं स्वरों के मारे। हमने उन सब के लिए, पूरे राजस्थान की महिलाओं के लिए 12 नैपकिन फ्री कर दिए महीना के, हर महीने में 12 नैपकिन। जो अमीर लोग लगाते हैं नैपकिन, वही हमारी गरीब बहन बेटी लगाएगी। अब बात छोटी सी ये है, 25-30 हाथ खड़े किए आपने, क्योंकि मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम होता, आंगनबाड़ी भरकर बांटेगी महिलाओं को, मान लीजिए आप मांग सकते थे उनसे, भाई क्या हुआ बताओ, आप देख क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि नई स्कीम लागू होती है, कुछ कमी भी रहती है, कहीं सप्लाई हुई है नहीं हुई है, कहीं क्वालिटी अच्छी आई नहीं आई है, तो जागरूक बनना पड़ता है उन लोगों को। और तुम लोग अभी पढ़े लिखने वाले लोग हो, आप लोग सोशल वर्कर भी हो, अपने आप को आप मानो हम सोशल वर्कर भी हैं। कोरोना के अंदर मैंने आप सबके सहयोग से शानदार प्रबंधन किया, जो प्रबंधन बहुत कम जगह होगा, इतना शानदार प्रबंधन राजस्थान में होगा। फ्री इलाज, 40-40 हजार के इंजेक्शन मैंने फ्री लगवाया उस वक्त में लोगों के। ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हमने, लड़के झगड़ करके। हमारे कन्हैया कुमार जी दोनों बैठे हैं, मैंने MP साहब, इनकी सरकार जो लड़ी कि भाई कम से कम ऑक्सीजन मिले राजस्थान को। तो ऑक्सीजन लिया हम लोगों ने इन लोगों से, प्रधानमंत्री से बात करी, अमित शाह जी से बात करी, कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने। और 3 मंत्रियों को भेज दिया मैंने दिल्ली में, वहाँ पर 3 मंत्रियों को भेजा, जाके बैठ गया वहाँ पर। तो अमित शाह जी को भी और हेल्थ मंत्री जी को बात करनी पड़ी उससे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात तो करी, आखिर में ऑक्सीजन मिली हमें। इस प्रकार लड़ के हमने कोई कमी नहीं आने दी राजस्थान वासियों को कि हमारे लोग बचने चाहिए, राजस्थान बचने चाहिए। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी, 30री बार मुख्यमंत्री बना दे, 30री बार किसे कहते बनना है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक क्षण जो है जिंदगी का आपके लिए लगाऊं, सेवा में लगाऊं। क्या आप मांगो या नहीं मांगो, पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्या आपके लिए कर सकता हूं, वो मैं सारे कदम उठाऊं, जिससे कि राजस्थान की जनता सुखी रहे, समृद्धशाली बने, तकलीफ नहीं पाए। जो संभव होता है पानी में, बिजली में, गगन जल योजना, बाढ़ से का आधा पैसा दे रही, आधा पैसा हम दे रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर घर में नल जाएगा, चल रही स्कीम, वो भी लागू होगी। पानी, बिजली, शिक्षा में कॉलेज खोल दिए हमने। आज़ादी के बाद में कॉलेज खोली 250 राजस्थान के अंदर, और मैंने 4 साल में खोल दी 211 कॉलेज खोल दी राजस्थान के अंदर। जो मांगा उनको कॉलेज देती, और 94 कॉलेज तो खाली गर्ल्स की कॉलेज है, लड़कियों के कॉलेज उसके अंदर। और आपको जान की खुशी होगी, राजस्थान में लड़कियाँ जो है, लड़कियों की संख्या पढ़ने वाले लड़कों से ज़्यादा होगी राजस्थान के अंदर, ये स्थिति बन गई। मैंने यहाँ पर आदिवासियों के लिए विश्वविद्यालय खोला पिछली बार, दामोदर साहब बैठे हैं, हमने वाइस चांसलर बनाया, वो वसुंधरा जी ने शिफ्ट कर दिया उसको, बांसवाड़ा में शिफ्ट कर दिया। वो मुझे इतना नहीं है, बांसवाड़ा करो या मांग के ढाब पे करो, मुझे खुशी होगी। पर मेरा मतलब ये था कहने का, वो जो ट्रांसफर मैं क्यों खोला उदयपुर के अंदर, उदयपुर में जानपुर खोला था उसको, क्योंकि देखिए उदयपुर शहर है, यहाँ 36 गांव के लोग आते हैं। कर्नल बैसला जी जो थे पहले गुर्जर समाज के, उन्होंने मुझे घटना बताई। गुर्जर समाज के लिए कॉलेज खोलने की बात थी, आंदोलन चलते थे उनके, रेल रोको आंदोलन में, मालूम है आपको, चित्तर गुर्जर मर गए थे उस वक्त में। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो कॉलेज आप खोल रहे हो, गांव वाले लड़के हमारे गांव में खोलो। और कर्नल बैसला ने कहा नहीं, इसको कस्बे में खोलो, बड़े कस्बे में खोलो। वो कह रहे कस्बे में खोलेंगे तो बच्चे और समाज की आएगी, साथ पढ़ेगी, तो गुर्जर समाज के बच्चियों के साथ में अन्य समाज के बच्चे पढ़ेगी, तो गुर्जर समाज के बच्चे ज्यादा होशियार बनेगी। आज मान लो आदिवासी हमारे बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी में आए, 36 कौम के बच्चे और पढ़े, साथ में पढ़े करें, तो आपस में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ये मेरी मंशा थी, इसलिए मैंने खोला था। क्या कोई बात नहीं, अब बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा में बच्चे जाएंगे, और यहाँ कॉलेज खोल रखी है, यूनिवर्सिटियाँ भी है,
तो धीरे धीरे बच्चे वहाँ के आने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ तो हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आपके लिए जो भी हमने योजना बनाई है, हम चाहेंगे कि पूरा लाभ मिले। और जो आपने जो आज ये प्रोग्राम रखा है, इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज 10वीं बार प्रोग्राम हो रहा है। ये इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, प्रतिभा सम्मान भी है और शिक्षकों को गौरव सम्मान भी है। शिक्षकों में बड़ी भूमिका रही होगी आपके लिए, और छात्र छात्राएं ने आगे बढ़ करके कामयाबी हासिल करी है। तो मैं सबको बहुत बधाई देना चाहूँगा, मेरी शुभकामनाएं हैं। सरकार पूरी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। आप कुछ भी मांगो, मैंने क्या रखा है एमएलए को, एमएलए मांगते मांगते थक जाएगा, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये कह रहा। ये बात लागू होती है चाहे रघु बीणा हो, चाहे ताजन भगोरा हो, चाहे कोई हो, चाहे हमारे एमएलए नहीं भी है, बल्कि हमारे बैठे तो एमपी साहब बैठे हैं, ये भी कोई मांगे तो उनको भी देंगे। तो काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, गरीब का भला होना चाहिए। इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि मेरी कलम चलती है, और कलम मान लीजिए पब्लिकली चले, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने सोच समझ के हाथ देख लीजिए। आप 70 साल में पहली बार पूरा आश्चर्य मीणा को मैंने लगाया यहाँ पर कलेक्टर, तो मुझे कहा, मुझे नहीं मालूम था, मुझे कहा यहाँ के लोगों ने कहा 70 साल में पहली बार कोई मीणा कलेक्टर लगाया, उदयपुर के अंदर लगा। चलो ये अच्छी बात है। ये कम से कम पूरे संभाग के जो मीणा समाज के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए जम के पैरवी करेगा। मैं इनको कहना चाहूँगा, जो ये मांगे आप कोई मना मत करो, मैं दूंगा आपको, चिंता मत करो। हॉस्टल मांगे और कोई माहवारी केंद्र मांगे, जो मांगेंगे हम देंगे आपको। हम चाहेंगे कि राजस्थान में हमारा आदिवासी समाज, अंचल, चाहे भूमि अधिकार हो, सामुदायिक भूमि पट्टे देने की बात हो, राहुल गांधी आए थे अभी, कुछ लोगों ने कहा कि सामुदायिक पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। और मैंने कहा कलेक्टर साहब को कि मालूम करो पूरे डिवीजन के अंदर कहाँ कहाँ तकलीफ आ रही है, उसको हम दूर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम कोई कमी नहीं रखेंगे, और आप निश्चिंत रहें। मैं चाहूँगा कि राजस्थान पीछे नहीं रहे, देश के अंदर राजस्थान लगातार आगे बढ़े। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमने इंग्लिश स्कूलें खोली राजस्थान के अंदर, जिससे कि बच्चे इंग्लिश सीख सके। मैं खुद बचपन में जब पढ़ता था अंग्रेजी के खिलाफ था, मैं खुद खिलाफ था। इसलिए हम अंग्रेजी बोलने में, करने में सब कमजोर रह गए हम लोग। क्योंकि उस वक्त में जब पढ़ते थे दक्षिण के राज्यों के अंदर, आज भी वो खिलाफ है, हिंदी के खिलाफ है। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, और हमारे उत्तर भारत में अंग्रेजी खिलाफ थे। तो बचपन में हम देखते थे कि दक्षिण के राज्यों में कोई बोर्ड भी लगा हुआ हिंदी का है, उसको वो जला देते थे, हटा देते थे। उत्तर भारत के अंदर उल्टा होता था, कोई अंग्रेजी का बोर्ड होता उसको हटा देते थे। हम तो उत्तर भारत में थे, हम खिलाफ थे अंग्रेजी के, क्या काम आएगी अंग्रेजी। अब 50 साल के अनुभव में मालूम पड़ा अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। देखिए दुनिया की भाषा अंग्रेजी है, सब मुल्कों की भाषा। अंग्रेजी के अंग्रेजी जरूरी है, हिंदी की जगह हिंदी जरूरी। हिंदी तो हमारी मातृभाषा रहेगी, साथ में इंग्लिश में पढ़ाओ बच्चों को, तो जाके वो जो राजीव गांधी ने कहा था 21वीं सेंचुरी की बात की थी, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फोन, सब कुछ आ गए, दुनिया मुट्ठी में है। जानकारी पूरी दुनिया की ले रहे हैं आप लोग मोबाइल फोन से। अगर उसमें आप अगर अंग्रेजी अच्छी जानते हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, बॉम्बे में, दिल्ली में 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का पैकेज मिलता है आज के तनख्वाहों के। जमाना बदल गया है। तो अपने राजस्थान में 1670 स्कूल मैंने खोले अंग्रेजी के। और अब जान खुशी होगी, लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए वहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो इंग्लिश की है
उनकी फीस 50,000 1 लाख है, इतनी फीस होती है प्राइवेट स्कूलों की। हमने सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ा रहे हैं। और अभी राहुल जी आए तो क्या क्या कहे भाई आप जो मांगे स्कूल दो, अंग्रेजी स्कूल दो। मैं आपको भी कहना चाहूँगा आपके बच्चे जो हैं आपके क्षेत्र में अंग्रेजी स्कूल खुली होगी, खुली है क्या? हाथ खड़े करो, मालूम हो तो मालूम। तो चलो वेरी गुड, 30-35 है मेरे ख्याल से, और खोल देंगे। बच्चों को पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, हिंदी की जगह हिंदी, अंग्रेजी का अंग्रेजी होगा। इस प्रकार से अगर आप ध्यान देंगे अपनी पीढ़ियों पर, बच्चों पर, ये बच्चे 10 साल के बाद देखेंगे आप, 10-12 साल के बाद में तो इंग्लिश बोलेंगे, इतनी फ्रेंडली बोलेंगे कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अनुभव के साथ हमें बदलना चाहिए उसी ढंग से। मैंने अगली बार बजट में चाहूँगा, इस बार किसानों के लिए मैंने समर्पित किया था, अगली बार जो है युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को समर्पित करूँगा, महिलाओं को। श्रीराम मांगे हमने, श्रीराम मांगे हैं, विज्ञापन दिया मैंने। जिस दिन आपको खुशी होगी, जिस दिन विज्ञापन दिया, अभी सुझाव दीजिए जो देना चाहें। शाम तक 40,000 लोगों ने सुझाव दे दिया हम लोग। अब कुछ अभी तक कल लगभग 70-80 हज़ार लोगों ने सुझाव दे रखे हैं। तो आप मेरे कुछ सुझाव देना चाहें कि आपके क्षेत्रों में युवाओं के लिए क्या हो, आप दे सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अगले बजट के अंदर मैं उनको कैसे सम्मिलित करूं। इस प्रकार से अभी हमारे मंत्री जी ने कहा माहवारी के लिए जो बच्चों की बाल गोपाल स्कीम लाए हैं, बजट आने दो, थोड़ा इंतजार कर लो। बजट में जो आप मांगोगे मैं कोशिश करूंगा उनको पूरा देंगे। 6 लाख बच्चे ऐसे राजस्थान में हैं, 6 लाख बच्चे लगभग, क्योंकि माँ बाप दोनों नहीं हैं। कुछ तो कोरोना में चले गए, कोरोना में, कुछ पहले आगे पीछे हो गए। हम उनके लिए भी 500 रुपये लगा करके 2,500 रुपये प्रति माह दे रहे हैं। छोटे बच्चों को या जो ज़्यादा पढ़ता 2,500 तक देते हैं। दादा दादी के पास में, नाना नानी के पास में, या कोई रिलेटिव के पास में पढ़ सके, वो देखभाल हो सके उनकी, उनका अलग ख्याल रख रहे हैं। करीब 6.25 लाख बच्चे वो हैं। मानगढ़ का तो अभी MP साहब ने कह दिया है, प्रधानमंत्री जी को आप जाके समझाओ, बच्ची से MP जाओ एक साथ में जाके कहो उनको कि हमारा मुख्यमंत्री जो है पीछा नहीं छोड़ रहा हमारा। और वो बार बार याद दिलाता रहता है कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो। हमें उम्मीद थी उस दिन जो है प्रधानमंत्री जी इस मूड में आए थे, पहले हमारे वहाँ मेरे चीफ सेक्रेटरी बात भी कर ली थी उन्होंने, टेलीफोन, वो मोबाइल पे क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो गई थी, जानकारी प्राप्त कर ली। हमने कहा जो जमीन मांगोगे दे देंगे हम लोग, आप तो बनाओ राष्ट्रीय स्मारक। उस मूड में वो आए थे, उस मूड में मैं भी गया था। वहाँ पता नहीं उनका मूड बदल गया, पता नहीं क्यों मूड बदल गया, पता नहीं लगा। तो हम तो खाली हाथ रह गए। उन्होंने कहा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से मिलकर बात करो, फिर बात तय करें क्या करना है। तो राज ही है, पता नहीं क्या राज था, क्यों नहीं उन्होंने डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के मूड में थे वो। एक हमारी ERCP योजना है वहाँ पूरी राजस्थान की 13 जिलों की पानी की, वो भी हम प्रधानमंत्री जी मांग करते रहते हैं कि आपने घोषणा की थी जयपुर में और अजमेर के अंदर। मैं आपसे कहना दोनों MP साहबान से कहना चाहूँगा, दोनों आपको मैं कह रहा हूँ कि आप और MP से बात करो, आपकी पार्टी हित में कह रहा हूँ मैं। अगर आपने पीने के पानी का मामला है, वो पीने के पानी का मामला है, प्रधानमंत्री ने क्या वीडियो में दिखा दिया पत्रकारों को, 13 जिले के नाम ले रहे हैं वो, तो इन जिलों की ये प्रॉब्लम है। मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा। और वो पता नहीं, वो मंत्री भी राजस्थान के हैं, जोधपुर के, मेरे खुद के इलाके के हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। आपको दोनों MP साहबान को मैं कहना चाहूँगा, आप सबसे बात करो कि भैया वो मुख्यमंत्री बाबा बोल रहे हैं कि हमारे पास साफ नहीं हो जाए 13 जिले के अंदर। मैं चाहूँगा कि आप हमारी मदद करें।
तो मुझे खुशी है कि आज आप सबसे पारिवारिक माहौल में बात हो रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो इसलिए लंबी बात नहीं कहता हुआ, मुझे तो आई के बाद मैं क्या बात खत्म कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके लिए एयरपोर्ट से आया हूँ, हेलीपैड से हेलीपैड वापस जा रहा हूँ, और कोई प्रोग्राम नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपके लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। रघु मीणा जी ने मुझे कहा, मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा, और मुझे खुशी है कि आप लोग इतने उत्साह से बैठे हुए हो। अगर आप तय कर लोगे तो आपके आदिवासी अंचल में जो चाहते हो विकास हो, शिक्षा में बच्चे आगे बढ़े, चौमुखी विकास में आप भागीदार बनो, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको गौरव प्रदान हो रहा है, यहाँ पर सम्मान प्रदान हो रहा है टीचर्स को भी और आप सबको, तो ये तबका ही बहुत है जो हमारे आदिवासी अंचल में हमारी समस्याएं हैं, विकास के काम हैं, शिक्षा में हो। विशेष रूप से मेरी रुचि है शिक्षा। अगर शिक्षा है जिंदगी में तो सब कुछ है, शिक्षा के बगैर अंधेरा है जिंदगी के अंदर है। जो परिवार, जो जाति, जो पार्टी, जो वर्ग, खाली बात जातिवाद की करोगे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप शिक्षित हो, समाज आपका, आपकी जाति शिक्षित है तो सब कुछ हो जाएगा। पहली बार जब मुख्यमंत्री था, मैं 24 साल के पहले मेरे ख्याल तो 22-23 साल हो गए होंगे, तब मैंने नारा दिया था पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। दूसरी बार बना मैं तो मैंने कहा पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, और एक और क्या था 5वां, बेटी पढ़ाओ, पता नहीं क्या था, बेटी बचाओ। तो ये जो है, ये तमाम बातें इंपॉर्टेंट रखती हैं। आप सक्षम हो, आप थोड़ा समय, ज़्यादा नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। सर ने जो सरकार पहुंच रही है। अगला पुरस्कार है शहीद जिला कलेक्टर महोदय सम्मान ले रहे हैं, और सबसे बड़ी गौरव की बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं ने अपने शब्दों में बताया है कि उदयपुर के नक्षत्र में सूर्य तो था ही था, अब चांद तारे भी हैं। जोरदार तालियां। महेंद्र कुमार जी ने निःशुल्क इलाज कराया, विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण करवाया है। प्रतिभा का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से, माननीय अर्जुन सिंह जी माननीय मंत्री महोदय के हाथों से, माननीय सांसद महोदय के हाथों का शाल ओढ़ा करके सम्मान किया जा रहा है। हमारे बीच में एक मेहमान नीचे विराजे, सज्जन देवी कटारा जी, वो भी कृपया मंच पे पधारे, उनका सम्मान बाकी कई